नमस्कार दोस्तों, मैं शुभान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स में दोस्तों हमने पिछले लेक्चर कवर कर दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.5। दोस्तों, जैसा कि हम हर दिन एक लेक्चर लेके आ रहे हैं और वो जो भी लेक्चर होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी टॉपिक हम वहां पर कवर करते हैं, जितनी भी हम रिएक्शन कराएंगे, वो सारी की सारी रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें से एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपके लिए नॉन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेक्चर 4.5 में। आइए दोस्तों देखते हैं इस लेक्चर में हमारे लिए क्या खास है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने 4.4 में फ्रैक्टोज के बारे में पढ़ा था, आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्टोज की रिंग संरचना। जैसे दोस्तों हमने ग्लूकोज की रिंग संरचना बनाई थी, वैसे ही हम फ्रैक्टोज की भी रिंग संरचना बनाएंगे। जिन लोगों ने ग्लूकोज की रिंग संरचना बनाई थी उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बनाते हैं फ्रैक्टोज की रिंग संरचना। सो फ्रैक्टोज की संरचना हमने बनवाई थी तो क्या लिखा था ऊपर? CH2OH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पर क्या लिखते थे? H लिखते थे और यहाँ पर क्या लिखते थे? OH लिखते थे। फिर एक C बनाते थे, यहाँ पर H लिखते थे, यहाँ पर OH लिखते थे। फिर क्या करते थे? फिर एक कार्बन बनाते थे, यहाँ पर H लिखते थे और यहाँ पर OH लिखते थे, यहाँ पर H बनाते थे। फिर यहाँ पर OH लिखते थे, यहाँ पर H बनाते थे। फिर नीचे क्या करते थे? CH2OH। दोस्तों, फ्रैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता था? C6H12O6। कार्बन देख लीजिए 6 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन, यानी कार्बन 6 है। ये हमारी क्या हो गई? फ्रैक्टोज की संरचना हो गई। इसको क्या बोलेंगे? इसको लिख लेते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं D- फ्रैक्टोज, D- फ्रैक्टोज। दोस्तों, जब हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा था D+ ग्लूकोज। प्लस इसलिए लिखा था क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी क्या होता है? दक्षिणावर्त घूर्णक होता है। और फ्रैक्टोज के भौतिक गुण में हमने आपको मेंशन किया था, जो फ्रैक्टोज होते हैं वो कैसे होते हैं? वाम घूर्णक होते हैं। और जब जहां पर भी वाम घूर्णक की बात करेगा वहां पर आप कौन सा साइन लगाएंगे? निगेटिव का साइन लगाएंगे। सो दोस्तों, यहां पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब बात करते हैं इसकी रिंग संरचना कैसे बनाई जाएगी, यानी फ्रैक्टोज से हम अल्फा फ्रैक्टोज और बीटा फ्रैक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, देखते हैं इससे अल्फा फ्रैक्टोज कैसे बनाया जाएगा। अल्फा फ्रैक्टोज बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले ये कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ये नंबर ऑफ कार्बन हो गए। हम दोस्तों करते क्या थे? हम हमेशा यही तो करते थे कि डबल बॉन्ड को तोड़ते थे और जो ऑक्सीजन होता था उसको उठाते थे और कार्बन नंबर 5 के पास लगा देते थे। ऐसा हमने ग्लूकोज में भी किया था। ग्लूकोज में क्या किया था? जो डबल बॉन्ड O था उसको डबल बॉन्ड को तोड़ा था, वहां से ऑक्सीजन को उठाया था और कार्बन नंबर 5 के पास जो OH लगा होता था उसको यहां पर लगा देते थे और ऊपर से क्या करते थे? वो जो O होता था वो कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना लेता था। ये कहानी हम करते थे ग्लूकोज में। फ्रैक्टोज में भी कहानी वही होगी, थोड़ा सा चेंज होगा। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यानी कार्बन नंबर हम 2 की बात करेंगे पहले। कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया, कार्बन नंबर 5 हो गया और कार्बन नंबर 6 हो गया। 6 कार्बन के साथ H2OH लगा हुआ था, लगा दिया। कार्बन नंबर 5 वाला OH आप उठाइए, कार्बन नंबर 2 पर लगा दीजिए। चलिए, हमने क्या किया? यहाँ पर OH लगा दिया। कौन सा? कार्बन नंबर 5 वाला। अब जो कार्बन नंबर 2 का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ लगेगा? दोस्तों, ये वाला ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब दोस्तों ये वाला इसने क्या कर दिया? बॉन्ड बना लिया। अभी दोस्तों मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कार्बन नंबर 1 कहाँ गया? सो कार्बन नंबर 1 वाला जो CH2OH है उसको इसी वाले कार्बन के साथ हम क्या कर देंगे? अटैच, क्योंकि ऊपर तो जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहाँ से तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कार्बन की ये वाली वैलेंसी अभी हमारे पास खाली है, तो यहाँ पर हम इसको क्या जोड़ देंगे? CH2OH। सो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? CH2OH। ठीक है, अब दोस्तों जैसा लिखा था वैसा ही लिख दीजिए। कार्बन नंबर 3 में क्या लिखा था? यहाँ पर H लिखा था, यहाँ पर OH लिखा था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर OH था, यहाँ पर क्या लिखा है? H लिखा था, हमने लिख दिया। अब दोस्तों देखिए कार्बन 6 है कि नहीं है? ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या है? ये भी फ्रैक्टोज है।
ये भी फ्रैक्टोज है, लेकिन अब ये कौन सा फ्रैक्टोज है, ये है दोस्तों अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज। इसको कौन सा फ्रैक्टोज बोलते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज। अल्फा क्यों बोला, हमने क्या बताया था, अल्फा कब लगाएंगे, जब OH कहाँ होता है, राइट साइड में होता है तो अल्फा लगाते हैं। अब ये वाला OH अगर यहाँ लगा दे और ये वाला CH2OH यहाँ लगा दे तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। चलिए दोस्तों बना लेते हैं, बीटा कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों बीटा बनाने के लिए भी कहानी वही होगी, यही वाला कार्बन नंबर 2 के पास यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ था तो कार्बन नंबर 2 के साथ काम करेंगे। ग्लूकोज में क्या था, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा हुआ था दोस्तों वो कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ था, तो वहां पर हमने काम किया था। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के पास लगा हुआ है, सो दोस्तों यहीं से स्टार्ट करेंगे कहानी। कार्बन नंबर 2 हो गया, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया, कार्बन नंबर 5 हो गया और कार्बन नंबर 6 हो गया, और 6 कार्बन के साथ नीचे CH2OH लिखा हुआ था हमने लिख दिया। अब कार्बन नंबर 2 के साथ जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन नंबर 5 के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमने यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो कार्बन नंबर 5 का OH था वो यहाँ पर लगा दिया, जो कार्बन नंबर 1 का CH2OH था उसको यहाँ पर लगा दिया, CH2OH हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ दोस्तों क्या लिखा था, H लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, OH लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, OH लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, H लिखा था। ये तो हमने एज इट इज बना लिया। हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है बीटा। तो बीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला OH यहाँ लगाएंगे और CH2OH यहाँ पर लगा देंगे। तो OH यहाँ से हटाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, CH2OH हमने लगा दिया, और यहाँ दोस्तों क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब OH राइट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा, जब OH हमारा लेफ्ट साइड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। यानी इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। दोस्तों ये क्या है, ये फ्रैक्टोज की रिंग संरचना है। जैसा हमने ग्लूकोज की रिंग संरचना को पढ़ा था वैसे ही हम फ्रैक्टोज की भी रिंग संरचना को पढ़ेंगे। दोस्तों ये चीजें थोड़ा सा टिपिकल लग सकती हैं, लेकिन करना क्या है, कुछ नहीं, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की। आप कॉपी पेन उठाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर से एक बार अपने आप बना के देखिए, नहीं बन रहा उसको काटिए, दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, 3 बार में आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर रिंग संरचना आपसे कभी भी बनवा दिया जाएगा। अगर आप सो भी रहे होंगे तो किसी ने आपको उठाया, कहा फ्रैक्टोज की संरचना बनाइए, तो आप फटाफट से क्या कर देंगे, फ्रैक्टोज की संरचना बना देंगे। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है उसमें, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सपोज करते हैं आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में कोई चीज किसी से मिस्टेक हो गया, अगर आप सो भी रहे हैं, आपने किसी ने आपको जगा के ये पूछा कि व्हाट्सएप में ये चीजें कैसे होंगी, तो आप बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर आपने व्हाट्सएप पर आपने टाइम दिया हुआ है, आपने व्हाट्सएप चलाने की प्रैक्टिस करी हुई है, यानी आपने व्हाट्सएप को पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तभी तो आप कर पा रहे हैं। इसी तरीके से जब भी आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप उनको टाइम दीजिए। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ही अच्छा आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। और दोस्तों खेल किस चीज का है, नंबर का, नंबर का खेल है। लेकिन नंबर भी कब आते हैं, जब हमारे पास नॉलेज होती है। सो दोस्तों नॉलेज को बढ़ाना है, नंबर के पीछे नहीं भागना है। एक बार नॉलेज के पीछे भाग जाएंगे तो नंबर अपने आप से आ जाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये तो रहा थोड़ा सा एक डायलॉग बाजी कह सकते हैं, नहीं डायलॉग बाजी नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हमको ये पता चलता है कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है और कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो दोस्तों जैसा कि हमने क्या किया, फ्रैक्टोज की रिंग संरचना बनाया। पहले हमने ये देखा सर फ्रैक्टोज की संरचना होती है, फ्रैक्टोज की संरचना से हम अल्फा फ्रैक्टोज कैसे निकालेंगे और बीटा फ्रैक्टोज कैसे निकालेंगे। तो कहानी क्या दिमाग में रखनी है सर, जो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटेगा, वो वाला ऑक्सीजन जो होगा कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ेगा। जब वो कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ेगा तो कार्बन नंबर 5 के साथ जो OH होगा वो जहां से आपने ऑक्सीजन को हटाया है वहीं पर OH जाके वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और हमारी फ्रैक्टोज की रिंग संरचना बन जाएगी। फिर दोस्तों हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब OH हमारा राइट साइड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा फ्रैक्टोज। जब OH हमारा लेफ्ट साइड में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा बोल देंगे। ठीक है, अगर ग्लूकोज में हम जा रहे हैं तो ग्लूकोज में अगर OH राइट साइड में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देंगे अल्फा ग्लूकोज, और अगर OH लेफ्ट साइड में लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं फ्रैक्टोज की रिंग संरचना आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, जितने भी लेक्चर हम आपको कवर करा रहे हैं, उन सभी लेक्चर्स के रिटन नोट्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको भी क्या करना है, इसका रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे और नोट्स को भी रिसीव कर लेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है फ्रैक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना। जैसे हमने ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना पढ़ी थी, तो पाइरेनोज संरचना दोस्तों हम कैसे बनाते थे, कुछ इस तरीके से यहाँ ऑक्सीजन कर देते थे, यहाँ इसको जोड़ते थे, ये नीचे लाते थे, ये यहाँ पर कर देते थे, ये क्या होती थी, पाइरेनोज संरचना होती थी। अब दोस्तों हमको देखना है फ्यूरेनोज संरचना, तो फ्यूरेनोज संरचना कैसी होगी उसको देखेंगे। तो उसको देखने के लिए दोस्तों पहले इसको पाइरेनोज को हटाते हैं और फ्यूरेनोज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया, फ्यूरेनोज संरचना आपकी जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा होता है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, ज्वाइंट कर देते हैं। ये क्या है, फ्यूरेनोज संरचना। वो कौन सी संरचना थी, पाइरेनोज संरचना, ये फ्यूरेनोज संरचना। पाइरेनोज संरचना दोस्तों ग्लूकोज की होती है और फ्यूरेनोज संरचना जो होती है वो फ्रैक्टोज की होती है। याद कैसे रखेंगे, फ्रैक्टोज में फा होता है, फ्यूरेनोज में फा होता है, यानी जिसमें फा आएगा वो फ्रैक्टोज की संरचना होगी और जिसमें क्या आएगा, पा आएगा, वो ग्लूकोज की संरचना होगी। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब बात हम कैसे करते थे, हमने बताया था जहां पर भी ज्वाइंट होता है वहां क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। यहां पर ज्वाइंट है। अब दोस्तों हम आपसे पूछे इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, तो आप क्या कहेंगे, सर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, आप कहेंगे सर 2 बॉन्ड है, यानी कितने बॉन्ड कम है, 2 बॉन्ड कम है। चलिए इस कार्बन के पास हमने कितने बॉन्ड बना दिए दोस्तों, हमने 2 बॉन्ड बना दिए। फिर इस कार्बन की बात करें, यहां पर भी कार्बन होगा क्योंकि यहां पर भी 2 बॉन्ड क्या हो रहे हैं, आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। अब जब ज्वाइंट हो रहे हैं, 2 बॉन्ड हैं, 2 कम है, इसका मतलब हम यहां पर भी क्या कर देंगे, 2 बॉन्ड बना देंगे। एक बॉन्ड ऊपर बना दिया, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। यहां पर भी एक कार्बन है, एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और कितने कम है, 2 बॉन्ड कम है। तो दोस्तों हमने एक बॉन्ड ऊपर की तरफ बना दिया, एक बॉन्ड नीचे की तरफ बना दिया। आप देखिए यहां पर भी इस वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी पास 4 बॉन्ड हो गए। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना देंगे। ये दोस्तों किसके लिए होगा, ये संरचना जो होगी ये होगी अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज के लिए। ऐसे ही दोस्तों हमको ये भी देखना है कि बीटा के लिए कैसी होगी, सेम संरचना ऐसे ही फिर से बना लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन लिया, फ्यूरेनोज संरचना कुछ इस तरीके से होती है जैसा कि अभी हमने बनाया। तो इसको इस तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, फिर नीचे क्या करते थे दोस्तों, इनको हम आपस में ज्वाइंट कर देते थे। यहाँ पर एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हमने बना दिए। इस वाले कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड हैं, हमने यहाँ क्या किया, 2 बॉन्ड बना दिया। इस वाले कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड बना दिए। इस वाले कार्बन के पास भी हम क्या करेंगे, 2 बॉन्ड को बना देंगे। अब दोस्तों हम कैसे जानेंगे ये अल्फा होगा, कैसे जानेंगे ये क्या होगा, ये किसके लिए होगा, बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। सो दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे CH2OH। एक संरचना हम बनाएंगे, फिर आप बीटा की अपने आप से बन जाएगी। यहां पर CH2OH होगा तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, H होगा। अब जब यहां पर H है तो यहां क्या होगा, OH होगा। यहां पर H होगा, यहां पर क्या होगा, H होगा, OH होगा। यहां पर क्या होगा, CH2OH होगा, यहां पर क्या होगा, H होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये बना लिया। अब देखिए जरा कार्बन कौन कौन से, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया, और ये कौन सा कार्बन हो गया, ये 6ठा कार्बन हो गया। अब दोस्तों ये अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज है। इसका मतलब अल्फा कब होगा, जब CH2OH ऊपर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। और यही CH2OH हम कहाँ लगा दें, नीचे लगा दें, और H को कहाँ कर दें, ऊपर कर दें, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये बीटा में चेंज हो जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन हम कहाँ लगा दें, ऊपर लगा दें, और ये जो CH2OH है इसको कहाँ लगा देंगे दोस्तों, इसको हम नीचे लगा देंगे। सिंपल सा इतना सा अंतर है। सिर्फ दोस्तों संरचना बनाने के लिए आती है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे संरचना आप बना ले जाएंगे। सिंगल लाइन में क्वेश्चन लिखे आएगा कि फ्रैक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना बनाइए या ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना बनाइए। सो दोस्तों हमने संरचना बना दिया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, और यहाँ पर कौन सा कार्बन बन जाएगा, CH2OH। जैसे ही लगाएंगे तो ये 6ठा कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। यहाँ क्या होगा,
OH होगा, यहाँ क्या होगा H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। जैसा यहाँ पर बना हुआ है एज इट इज यहाँ पर बना दिया है। चेंज कहाँ पर किया है? चेंज केवल दोस्तों हमारा यहाँ पर हुआ है। जब CH2OH ऊपर होता है तो उसको अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज बोलते हैं, जब CH2OH कहाँ होता है? नीचे होता है तो उसको बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना कैसे बनाई जाएगी, इस तरीके से आप देख लेंगे कि फ्रक्टोज की ये क्या है, फ्यूरेनोज संरचना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। आइए दोस्तों लिखते हैं अपना अगला टॉपिक। दोस्तों देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है ध्रुवर घूर्णक यौगिकों के सापेक्ष विन्यास निर्धारण करने की डीएल विधि। तो दोस्तों पहले हेडिंग को समझते हैं। ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक का मतलब होता है घूमने वाला, ठीक है, यानी ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के सापेक्ष यानी ऐसे यौगिक उनका जो घूर्णक होता है उसके विन्यास को कैसे निर्धारित किया जाता है। अब दोस्तों यहां से एक टॉपिक निकल के आया कि सर ये जो विन्यास निर्धारण की विधि आप बता रहे हैं इसमें विन्यास है क्या, हमको ये देखना पड़ेगा। यानी ध्रुवर घूर्णक यौगिकों के सापेक्ष विन्यास निर्धारण करने की कौन सी विधि बताई गई है? डीएल विधि, ठीक है। डीएल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, डीएल फॉर एक डीएल विधि होती है, उसको भी देखेंगे। यानी पहले हेडिंग को आप समझते हैं, जब आप एक बार हेडिंग समझ जाएंगे तो आपको अंदर का कंटेंट समझने में टाइम नहीं लगेगा। यानी आपको क्या देखना है, ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, यानी रोटेट करते मतलब घूमते हैं। जब वो रोटेट करेंगे तो उनका जो विन्यास होगा उसको आप कैसे निर्धारित करेंगे, तो ये बताया कि ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का जो विन्यास होता है वो डीएल विधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें डी फॉर होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल फॉर होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है दोस्तों दक्षिणावर्त घूर्णक और लीवो रोटेटरी का मतलब होता है वामवर्त घूर्णक होता है। और जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जब होता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, और जो वाम घूर्णक होता है उसको माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। डी फॉर क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल फॉर लीवो रोटेटरी। सो दोस्तों डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल फॉर लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त घूर्णक, दक्षिणावर्त घूर्णक हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त घूर्णक। वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों बाईं तरफ घूमने वाला, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं तरफ घूमने वाला। या आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका एक और नाम भी होता है, इसको आप क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस साइड घड़ी घूमती है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों पॉइंट आता है कि हमको निर्धारित क्या करना है, विन्यास। यहां तक ये समझ में आ गया कि ऐसे यौगिक जो घूमते हैं उनका हमको निर्धारित करना है विन्यास। तो हमको ये बताया गया कि विन्यास जो निर्धारित करेंगे वो डीएल विधि के द्वारा निर्धारित करेंगे। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं सर ये विन्यास जो बताया गया है ये आखिरकार है क्या चीज। हमको ये भी तो पता होना चाहिए जो विन्यास के बारे में आप बात कर रहे हैं एक्चुअल में ये है क्या। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे जैसे एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो आपका आंसर होगा सर एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 का मतलब क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, सबको पता है। सो एक कार्बन के हमने कितने बॉन्ड बना दिए, 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब दोस्तों विन्यास का अर्थ क्या है यही हम आपको समझाने जा रहे हैं। विन्यास का अर्थ होता क्या है, यानी ऐसा कार्बन परमाणु जिसके चारों संयोजकताएं, यानी जिसकी चारों संयोजकताएं बोलिए आप, या आप ऐसा कह सकते हैं जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही विन्यास कहते हैं, ठीक है। इसको सिंगल लाइन में क्या समझेंगे, विन्यास क्या है, यानी ऐसा कार्बन परमाणु जिसके चारों बॉन्ड या चारों संयोजकताएं या चारों बंध अलग अलग परमाणु या अलग अलग परमाणु समूह बोल सकते हैं या उसको यौगिक बोल सकते हैं, अलग अलग परमाणु या अलग अलग यौगिकों से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है, विन्यास कहलाता है। क्या कहलाते हैं,
विन्यास। और इस प्रकार के कार्बन को हम क्या कहते हैं? असममित कार्बन परमाणु। कैसा कार्बन होता है ये? असममित कार्बन परमाणु। दोस्तों यहां पर आपको समझना है, परेशान नहीं होना है। जो यहां पर हम समझा रहे हैं उसका डिटेल नोट्स यानी पूरी डेफिनेशन क्या होती है ये हमने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। जो नोट्स आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से नोट्स को रिसीव कर लेंगे। इन केस अगर नोट्स को रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डाउट है, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई भी और समस्या आ रही है तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वो भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको कहां मिलेगा दोस्तों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसी के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने विन्यास का अर्थ क्या समझा? विन्यास का मतलब होता है हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी, हमको देखना क्या है कि घूर्णक यौगिक होना चाहिए। घूर्णक यौगिक में हमने ये देखा कि वहां से घूमेगा जहां पर ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके चारों बॉन्ड जो हो वो अलग अलग क्या होता है? अलग अलग परमाणु से जुड़े हो या अलग अलग यौगिकों से जुड़े हो। तो उसी कार्बन परमाणु को हम दोस्तों क्या कहते हैं? असममित कार्बन परमाणु भी कहते हैं। अब दोस्तों उसमें हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और कैसे जानेंगे कि यहाँ पर लिवोरोटेटरी होगा? सो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं, सिंपल सी बात है, यहां पर हमने क्या लिख लिया? OH लिख लिया। यहां पर क्या लिख लिया? OH लिख लिया। यहां पर क्या लिख लिया? H लिख लिया। यहां पर क्या लिखा? यहां पर हमने लिखा CHO और यहां पर लिख लिया COOH। दोस्तों ये अपने मन से नहीं लिखा है, ये किसका फॉर्मूला होता है इसको लिख लेंगे। इसको दोस्तों बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। ये फॉर्मूला किसका है? ग्लिसरैल्डिहाइड का है। अब दोस्तों ये बताइए क्या ये कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु है या नहीं? तो आप कहेंगे यस सर ये असममित कार्बन परमाणु है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी एक कार्बन से जो चारों बॉन्ड है वो अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? असममित कार्बन परमाणु है। अब दोस्तों हम ये कैसे जानेंगे? पहली बात तो हमने ये देखा कि विन्यास क्या होता है, हमको समझ में आ गया। फिर हमने ये देखा कि यह असममित कार्बन परमाणु है कि नहीं है, यानी विन्यास उसी में होगा जो असममित कार्बन परमाणु होगा। फिर हमने ये देखा कि सर ये असममित कार्बन परमाणु है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? विन्यास होगा। अब अगर विन्यास होगा तो कौन सा विन्यास होगा? डी विन्यास होगा कि एल विन्यास होगा? यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा कि लिवोरोटेटरी होगा? तो दोस्तों हमने कई बार आपसे बताया हुआ है जब OH कहां हो? जब OH कहां हो आपका? राइट साइड में हो तो उसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। यहां पर OH क्या है? राइट साइड में है, तो इसे क्या लिखेंगे? डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और डी के आगे हम क्या लिख सकते हैं? प्लस। प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने क्या बताया था, जब दक्षिणावर्त घूर्णक होता है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? प्लस बोल सकते हैं। डी क्यों बोला? डी फॉर होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी कब आया? जब असममित कार्बन परमाणु में जुड़ा हुआ कार्बन से OH दाईं तरफ होगा तो वहां पर क्या होगा? डी होगा। और अगर यही OH कहां आ जाए? बाईं तरफ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। ठीक है, सो दोस्तों उसको लिख लेते हैं। यहां पर ये कार्बन लिया, ऊपर क्या लिखा हुआ था? CHO, नीचे कार्बन, यहां पर H जोड़ दिया और यहां पर क्या कर दिया? OH लगा दिया और नीचे क्या लगा दिया दोस्तों? COOH। ठीक है, ये भी क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड है। दोस्तों ये कौन सा ग्लिसरैल्डिहाइड है हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड है। और जब एल लिखा होता है तो वहां पर आप क्या लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं। क्यों? एल फॉर क्या होता है? लिवोरोटेटरी, मतलब वामवर्त घूर्णक। अब दोस्तों यहाँ पर OH कहाँ है? बाईं तरफ है। जब OH बाईं तरफ होगा किसमें? ऐसा असममित कार्बन परमाणु जिसमें OH दाईं तरफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जब OH बाईं तरफ होता है तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? लिवोरोटेटरी। उम्मीद करते हैं दोस्तों DL विधि क्या होती है, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। विन्यास क्या होता है समझ में आ गया होगा। असममित कार्बन परमाणु की अगर डेफिनेशन भी लिखने को आ जाएगी तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस टॉपिक का डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारा अगला टॉपिक लिख चुका है वो हमारा टॉपिक क्या है?
टॉपिक दोस्तों है अपचायी शर्करा क्या होती है और अनपचायी शर्करा क्या होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम आपको अनसॉल्व कराएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपचायी शर्करा क्या होती है और अनपचायी शर्करा क्या होती है इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपचायी शर्करा क्या है। वह कार्बोहाइड्रेट जो टालन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं अपचायी शर्करा कहलाते हैं। दोस्तों टालन अभिकर्मक क्या होता है और आपका फेहलिंग विलयन क्या होता है, ये चीजें हमने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि टालन अभिकर्मक से रिएक्शन होगा तो कैसा अवक्षेप बनेगा, फेहलिंग विलयन से अगर रिएक्शन होगा तो कैसा अवक्षेप बनेगा। ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या करते हैं टालन अभिकर्मक को अपचयित कर दें और फेहलिंग विलयन को भी अपचयित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो दोस्तों कहलाते हैं अपचायी शर्करा। अब वो अपचायी शर्करा कौन कौन सी होती हैं, सभी मोनोसेकेराइड, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सो सभी मोनोसेकेराइड, जितनी भी मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, मोनोसेकेराइड हैं। जितनी भी मोनोसेकेराइड्स होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, अपचायी शर्करा होती हैं। माल्टोज क्या है, माल्टोज भी अपचायी शर्करा है और लैक्टोज क्या होता है, ये भी एक अपचायी शर्करा होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अपचायी शर्करा क्या है, कंटेंट आपको समझ में आया होगा। इसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब दोस्तों ये हमने लिखा हुआ है CHO CHOH का होल फॉर CH2OH। ये किसका फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। जब CHOH 4 बार लिए जाते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाता है सर ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज। अब दोस्तों आगे हमने किससे रिएक्शन करवाया, Ag2O, और Ag2O को हम लोग क्या बोलते थे, टालेन अभिकर्मक। क्या बोलते थे, टालेन अभिकर्मक। जब दोस्तों हम ग्लूकोज की टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते थे तो वो क्या देता था, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। और किस चीज का अवक्षेप देता था, Ag का कैसा अवक्षेप, काला अवक्षेप। सो दोस्तों क्या हुआ कि इसने क्या किया, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, सभी को पता है ग्लूकोज क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। जब मोनोसेकेराइड की आप टालन अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, इसको अपचयित कर देगा और अपचयित करके क्या कर देगा, काला अवक्षेप देगा। किसका, सिल्वर का काला अवक्षेप देगा और ग्लूकोनिक अम्ल बना देगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं अपचायी शर्करा क्या होती है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपचायी शर्करा का आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा। अनपचायी शर्करा की डेफिनेशन अपने आप निकल आएगी, अपचायी शर्करा को उल्टा कर देंगे। यानी ऐसी शर्करा या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। यहां पर पॉइंट आ गया, ये अपचयित नहीं करता है। जो अपचयित नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनपचायी शर्करा कहलाएंगे। और वो एग्जाम्पल किसका होता है दोस्तों, वो एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, अनपचायी शर्करा है। और मोनोसेकेराइड जितने भी होते हैं वो सारे क्या हैं, अपचायी शर्करा है। माल्टोज अपचायी शर्करा है, लैक्टोज अपचायी शर्करा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको वैकल्पिक में मिल सकते हैं। सो दोस्तों इन चीजों को स्किप नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है ग्लाइकोसाइडी बंध। यानी ये ग्लाइकोसाइडी बंध क्या होते हैं दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोसाइडी बंध क्या होता है, बहुत ही सरल है, फटाफट से समझ में आ जाएगा। जब दो मोनोसेकेराइड के अणु परस्पर ऑक्साइड बंध, ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऑक्साइड बंध का मतलब O बंध के द्वारा जुड़कर डाइसेकेराइड बना दें या पॉलीसेकेराइड बना देते हैं, तो वही जो ऑक्साइड बंध होता है उसी ऑक्साइड बंध को हम कैसा बंध कहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। यानी जब दो मोनोसेकेराइड के अणु आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। जब दो मोनोसेकेराइड के अणुओं को आपस में आप जोड़ेंगे तो किसी न किसी बंध के द्वारा जुड़ेंगे। जिस बंध के द्वारा जुड़ेंगे उसी बंध को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। अब वो किस बंध के द्वारा जुड़ रहे हैं तो बताया गया सर ऑक्साइड बंध के द्वारा क्या करते हैं, वो आपस में
जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है? जब दो मोनोसेकेराइड के अणु आपस में ऑक्साइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो जो ऑक्साइड बंध होता है वही क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाता है। जब दो मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे? या तो वो डाइसेकेराइड बनाएंगे या तो वो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। सो दोस्तों इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। अब इसको बाय एग्जांपल हम कैसे समझेंगे इसको भी देख लेते हैं। एग्जांपल दोस्तों देख लेते हैं। जैसे हमने बात किया था ग्लूकोज के लिए। सो ग्लूकोज की हमने एक पाइरेनोज संरचना आपको बनवाई थी। तो पाइरेनोज संरचना कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको हमने बनवाई थी। सभी को ध्यान होगा ये क्या होती थी? ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना। अब दोस्तों पाइरेनोज होता क्या है इसको देख लेंगे। दोस्तों जो ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना बनवाई थी, एक्चुअल में जो पाइरेनोज की संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जो पाइरेनोज की संरचना होती है तो वो कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या है? पाइरेनोज की संरचना है। ठीक है, अब हम ग्लूकोज के लिए बात करेंगे तो ग्लूकोज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। पाइरेनोज संरचना आप वैसे भी बना सकते हैं, आप बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोस्तों ग्लाइकोसाइडी बंध जब दिखाना होता है तभी पाइरेनोज की हम इस तरीके से संरचना बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान पड़ती है और फटाफट से हमको ऑक्साइड बंध दिखाना भी आसान हो जाता है, जिससे हम ये दिखा सकते हैं सर यहाँ पर जो ऑक्साइड बंध बनेगा वो ग्लाइकोसाइडी बंध होगा। अब वो जो पाइरेनोज की संरचना बड़ी वाली बनाई थी वो काफी हैवी हो जाती है और उसमें ऑक्साइडी बंध दिखाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो दोस्तों हम पाइरेनोज की संरचना कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों इसमें क्या करते थे? यहाँ पर दो बॉन्ड बनाते थे, बना लिया। यहाँ पर भी क्या करते थे? दो बॉन्ड बनाते थे। यहाँ पर भी दो बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पर भी दो बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बनाएंगे दोस्तों? दो बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कार्बन के पास पहले दो बॉन्ड थे, दो बॉन्ड कम थे, सबके पास हमने बना लिया। ये हमने मान लिया कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है और कार्बन नंबर 6 कहाँ होगा? CH2OH। ये क्या हो गया? कार्बन नंबर 6। अब देखिए ये ग्लूकोज के रूप में चेंज हो गया, यानी ये क्या हो गया? ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना। और ग्लूकोज होता क्या है? मोनोसेकेराइड, यानी दो ग्लूकोज हमको लेने पड़ेंगे। तभी तो कह रहा है जब दो मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़ते हैं, यानी दो मोनोसेकेराइड यानी दो ग्लूकोज को जोड़ेंगे तभी तो बनेगा हमारा डाइसेकेराइड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर लगा देंगे H। क्या लगाएंगे? H लगाएंगे। दोस्तों जब OH नीचे होता था तो कौन सा होता था? ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज होता था कि बीटा ग्लूकोज होता था? या जब H ऊपर होता था तो अल्फा ग्लूकोज होता था कि बीटा ग्लूकोज होता था? क्या आपको हमें बताना है और वो आप कैसे बताएंगे? हमको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे सर जब H ऊपर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे कि बीटा ग्लूकोज बोलेंगे? सो दोस्तों ये काम आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको हमको ये बताना पड़ेगा ये जो संरचना हमने ली है वो अल्फा ग्लूकोज की है कि बीटा ग्लूकोज की है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? अंदर क्या होगा? यहाँ पर H बनाएंगे, यहाँ पर OH बनाएंगे, यहाँ पर OH बनाएंगे, यहाँ पर H बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? OH बनाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? H बना देंगे। ये क्या है? ग्लूकोज की संरचना है। बनाना तो हमको चाहिए यहाँ पर क्या? OH बनाना चाहिए। अब ये क्या हो गया? ये एक ग्लूकोज की संरचना हो गई। ऐसे ही दोस्तों हमको दो ग्लूकोज लेने हैं। चलिए दो ग्लूकोज ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा भी ग्लूकोज बना लिया, जैसे ये बनाया था एज इट इज हमने दूसरा बना लिया। यानी हमने क्या ले लिए? दो मोनोसेकेराइड ले लिए। कौन कौन सा मोनोसेकेराइड लिया? ये भी ग्लूकोज लिया और ये भी ग्लूकोज लिया। इन दोनों मोनोसेकेराइड के अणुओं को हमको क्या करना है? जोड़ना है। किस बंध के द्वारा जोड़ना है? ऑक्साइड बंध के द्वारा इनको हमको क्या करना है? जोड़ना है। जब ये ऑक्साइड बंध के द्वारा जो जुड़ जाएंगे वही क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाएगा। यानी अब ये वाला OH हम यहां से हटाएंगे, ये वाला OH हम यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे, क्योंकि हमको इनको जोड़ना है। और किस बंध के द्वारा जोड़ेंगे दोस्तों? ऑक्साइड बंध के द्वारा इनको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और यही तो O बंध है। O बंध का मतलब क्या होता है? ऑक्साइड बंध के द्वारा इनको हमको क्या करना है? जोड़ना है। और इसी ऑक्साइड बंध को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसे ही बोला जाता है ग्लाइकोसाइडी बंध। ये दोस्तों आपके लिए क्या है? ये है ग्लाइकोसाइडी बंध। क्यों हुआ? क्योंकि दो मोनोसेकेराइड लिए। कौन सा मोनोसेकेराइड? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है, इन दोनों को आपने क्या किया? जोड़ दिया। किस बंध के द्वारा जोड़ा? ऑक्साइड बंध के द्वारा जोड़ा। जो ऑक्साइड बंध होता है वही क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडी
बंद कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों जो हमने पूरे लेक्चर में बात करी है उन चीजों को आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ताकि आपके नंबर भी अच्छे से अच्छे आ जाएंगे और आपकी नॉलेज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।